जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम एक टॉपिक में आपको फटाफट करके रिकॉर्डिंग करके भेजूंगा, जिससे कि आप लोग एक आध चैप्टर थोड़ा अपने आप भी कर लें। हालांकि लाइव क्लासेस में जैसे जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम होता जाएगा ये सारे टॉपिक लाइव में भी पढ़ लेंगे, लेकिन क्योंकि एग्जाम्स पास आ गए हैं और किसी किसी को ऐसा है कि सर मेरे पास अगर फ्री 1 घंटा है तो मैं आगे का टॉपिक पढ़ा दीजिए, मैं उसका लेक्चर देख लेता हूँ। तो उसके लिए ये टॉपिक देखो, इसमें हम लोग सरफेस टेंशन की बात कर रहे हैं। सरफेस टेंशन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसमें सरफेस, लिक्विड का सरफेस एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जैसे आपने ट्रैम्पोलिन देखा होगा, ट्रैम्पोलिन में एक रबर का या किसी ऐसा स्ट्रेच्ड टुकड़ा होता है, क्लॉथ का टुकड़ा होता है कपड़े का, और उसके मतलब स्ट्रेचेबल कपड़ा है, उस पे अगर आप खड़े हो जाइए तो वो ऐसा टाइट हो जाता है और ऐसे जंप कीजिए तो वो पुचुक 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 उछलता है। बिल्कुल वैसे ही समझ लो कि लिक्विड के सरफेस पे है। ऐसा क्यों होता है इसको समझने की कोशिश करते। देखिए अब मेरे सामने ये फोटो में मच्छर बैठा हुआ है सरफेस पे, लेकिन डूब नहीं रहा। इसके पैर से सरफेस पिचक रहा है, जैसे कि किसी सोफे पे हम बैठ जाते हैं, सोफे का सरफेस पिचकता है वैसे पिचक रहा है, लेकिन सरफेस ब्रेक नहीं हो रहा। ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह आप उस पर रखें तो वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स लगाता है और थोड़ा सा दब जाता है। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऐसा लगेगा जैसे रबर का टुकड़ा या किसी बलून के मटेरियल का टुकड़े को आपने ऐसे खींच रखा है। लिक्विड में ये इनबिल्ट प्रॉपर्टी होती है जो केवल सरफेस के मॉलिक्यूल्स के पास होती है। ऐसा क्यों होती है देख लेते हैं। यहां पे देखो, ये देखिए, सरफेस को ऐसे चाकू से हमने काटने की कोशिश की और लिक्विड ऐसे फ्लो नहीं हो रहा। ये देखो, दो छोटे सरफेस में यानी कि दो स्फेरिकल ड्रॉप्स में ब्रेक हो गया। ऐसे चाकू से केयरफुली काटा तो वो दो स्फेरिकल ड्रॉप में कन्वर्ट हो गया। ये जितना कोहेसिव फोर्स से लिक्विड के स्ट्रांग होते हैं, यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितना ज्यादा फोर्स लगाते हैं उतना सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी स्ट्रांग होती जाती है। देखते हैं क्या होता है। दो तीन तरह के एक्सप्लेनेशन हम दे सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन इसमें यह है कि लिक्विड के सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल अगर इमेजिन करें तो उस पे लिक्विड के नीचे वाले मॉलिक्यूल तो फोर्स लगाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल नहीं है तो इस पे ऊपर वाला फोर्स नहीं लगता। अब सोचो कि लिक्विड के सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड, और जो अंदर बैठा मॉलिक्यूल है उस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ऊपर वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, राइट वाले अपनी तरफ लेफ्ट, नीचे वाले अपनी तरफ लेफ्ट वाले। तो एक हाथ इधर खींच रहा है तो एक हाथ इधर खींच रहा है, एक कोई ऊपर खींच रहा है एक कोई नीचे खींच रहा है, तो आप बीच में ऐसे तैर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप ऐसे मस्त हैं न न न न न न एकदम सन्नाटे में हिप्पी बने, एकदम ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, आपको बड़ा मजा आ रहा, ट्रांस में चले गए। लेकिन जब ये इस वाले मॉलिक्यूल से पूछेंगे तो ये वाले मॉलिक्यूल का ऐसा लगेगा जैसे किसी ने ऐसे सर पे मफलर डाल दिया और मफलर से कोई नीचे खींच रहा है। मफलर ऐसे सर पे डाल दिया, मैं दिखाता हूं करके। मान लीजिए कोई कपड़ा आपके सरफेस पे सर पे ऐसे लगा दिया जाए और ऐसे नीचे की तरफ खींचा जाए, तो अगर कोई आपको ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा तो ये कपड़ा ऐसे टाइट हो जाएगा। कहने का मीनिंग ये है कि यहां के मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स नीचे है, तो अगर मैं एक चादर ऐसे बिछाऊं और उस पे जितने भी चादर में पॉइंट्स है सभी पे एक छोटा 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 वेट नीचे की तरफ टांग दूं तो चादर ऐसे टाइट हो जाएगा। क्यों? अरे भाई, वेट को नीचे गिरने से रोकना है तो उसको टाइट रहना पड़ेगा। अगर चादर एकदम लूज है तब तो नीचे गिरी जाएगा वेट, तो आपको चादर को टाइट रखना पड़ेगा। वैसे ही यहां पे सरफेस एकदम टाइट स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह है। दूसरे इमेजिनेशन से देखिए, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है, जैसे सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ उसके नीचे वाले सरफेस, बिल्कुल टॉप सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक फोर्स एक्स्ट्रा नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये मॉलिक्यूल और नीचे वाले सरफेस के बीच के मॉलिक्यूल, मतलब इस सरफेस के जस्ट नीचे वाले मॉलिक्यूल के बीच में जो गैप होगा वो थोड़ा सा ऐसे कंप्रेस्ड हो गया होगा। तो आप कहेंगे ये जो मॉलिक्यूल है ना जो सबसे ऊपर है, उनमें एक नेट फोर्स डाउनवर्ड होने की वजह से इन मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी, देखिए बीच में स्प्रिंग जैसा है, इन सबको स्प्रिंग को नीचे एक्स्ट्रा दबा दो तो ये जो सरफेस में मॉलिक्यूल है उस पर नेट फोर्स ऐसे दबने की वजह से उनकी घबराहट या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है। अब कोई भी सिस्टम हाई पोटेंशियल एनर्जी पे रहना नहीं चाहता, तो सबसे ज्यादा दुखी ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल है, रो रहे हैं, कह रहे हैं यार इनको जबरदस्ती नीचे खींच रहे हो और जगह है नहीं। समझ गए क्या? नीचे टांग पकड़ के कोई खींच रहा है लेकिन नीचे जगह है नहीं, तो टांग भी खींची लंबी हुई जा रही है और साला नीचे कोई जगह नहीं मिल रही। सॉरी सॉरी, तो नीचे कोई जगह नहीं मिल रही है, तो नीचे जा नहीं सकता मॉलिक्यूल, और यहां पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल है उन पे एक्स्ट्रा फोर्स नीचे लग रहा है, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी।
तो अगर मॉलिक्यूल से पूछोगे सरफेस पे रहना चाहते हो या अंदर, तो वो कहेगा अंदर रहना चाहते हैं, क्योंकि अंदर क्या ना ऐसे ऐसे अंदर मजा है, अंदर कोई किधर भी नहीं खींच रहा, हम ऐसे हिल सकते हैं। और सरफेस पे जो है उनकी टांग सब पकड़ के नीचे खींच रहे हैं, तो कह रहा है यार सरफेस वाले मॉलिक्यूल की तो टांग लंबी हुई जा रही है, सब खींचे जा रहे हैं नीचे। तो ये जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल बड़े दुखी हैं। मैं इनसे फिर से पूछता हूं, तुम सरफेस पे रहना चाहोगे कि अंदर? तो बोलेगा अंदर रहना चाहेंगे, यानी सरफेस में मॉलिक्यूल कम से कम रहना चाहेंगे। इसलिए जो भी मॉलिक्यूल को मौका लगेगा वो अंदर घुसने की कोशिश करेगा। तो वो अंदर घुसेगा कैसे? अगर सरफेस एरिया कम हो जाए तो सरफेस कम हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल को सरफेस पे रहने की जगह कम हो जाएगी, अंदर कोर की जगह बढ़ जाएगी। तो लिक्विड हमेशा क्या चाहता है कि सरफेस एरिया कम हो जाए, जिससे कम से कम मॉलिक्यूल सरफेस पे रहे, जिससे कम से कम लोगों को तकलीफ। भाई किसी ना किसी को तो तकलीफ झेलनी पड़ेगी, लेकिन वो जितना एरिया कम होगा उतनी तकलीफ कम हो जाएगी। तो लिक्विड विल ट्राई टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की जो टेंडेंसी है, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो आपने फीलिंग जैसी बात कर दी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को बड़ा दुख हो रहा है, उस दुख से जो प्रॉपर्टी बन रही है वो सरफेस टेंशन है, और लिक्विड का मॉलिक्यूल चाहता है अगर मुझे मौका लगे तो मैं सरफेस का एरिया कम कर दूंगा। तो इसको अगर सरफेस टेंशन कह रहे हैं तो सरफेस टेंशन का हम मैथमेटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको कैसे डिफाइन किया? तो हमने कहा देखो उसमें भी एक तरीका है हमारे पास। जैसे किसी रबर के टुकड़े को ऐसे खींच लो, यानी कि जैसे कोई ट्रैम्पोलिन का कपड़ा जैसा टुकड़ा है, या बलून का मटेरियल है, जैसे रबर का बलून होता है ना, वैसा बलून का मटेरियल है, उसको ऐसे पकड़ के खींच दिया मैंने, या उसको फुला दिया, फुग्गे को ऐसा फूल गया, तो आप देखेंगे उसके सारे मॉलिक्यूल ऐसे टाइटली कनेक्टेड होते हैं। और बलून भी चाहता है सरफेस एरिया मिनिमाइज करना, तो बलून की वो प्रॉपर्टी को तो हम इलास्टिसिटी कहते हैं। इलास्टिसिटी और सरफेस टेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बेसिक इलास्टिसिटी में जहां पर उसका नॉर्मल शेप आ जाएगा, जब वो अपने शेप को रीगेन कर लेगा तो फिर उसका वापस आने की टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, यानी वो वापस आके अपने शेप को रीगेन करना चाहता है। और लिक्विड कभी भी अपने शेप को रीगेन नहीं करना चाहता, उसका शेप तो डिस्टॉर्ट ही नहीं हो रहा, वो उसका सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाहता है। यानी सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो लिक्विड ऐसा नहीं कि अब सरफेस एरिया थोड़ा कम हो गया अब वापस नहीं जाते, नहीं ना, उसका एरिया कम भी हो जाएगा तो भी वो कोशिश करेगा और कम हो जाए, और कम हो जाएगा तो भी कोशिश करेगा और कम हो जाए, और कम हो जाएगा तो कोशिश करेगा और कम हो जाए, और कम हो जाएगा तो हमेशा जब तक सरफेस एरिया गायब नहीं हो जाएगा तब तक कोशिश करेगा। अभी एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। सरफेस टेंशन हमेशा जिंदा रहता है। लिक्विड के सरफेस के पर मौजूद हर मॉलिक्यूल के पेट में दर्द बना रहता है, और वो मॉलिक्यूल जब तक सरफेस छोड़ के अंदर नहीं चले जाए तब तक उसका ये दर्द खत्म नहीं होता। तो जब तक लिक्विड में सरफेस है उसके अंदर सरफेस टेंशन है। इलास्टिसिटी जैसी प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन उससे कुछ मिलती जुलती है। तो सोचिए एक रबर के शीट को मैंने ऐसे खींच के एलोंगेट कर दिया, आप करें बड़ा टाइट लग रहा है। सोचिए ऐसे रबर के शीट को दो एंड से ऐसे पकड़ के तुमने खींच दिया, तो तुम कहोगे बीच के सारे मटेरियल भी ऐसे टाइट हो गए होंगे। टाइट, किसी कपड़े को भी ऐसे खींच दो तो वो भी ऐसे टाइट हो जाता है। इसमें क्या है, देखो अगर मैंने एक कपड़ा लिया और उसको ऐसे खींच दिया, ऐसे खींचा तो वो टाइट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन खींचने पर टाइट हो जाएगा। लिक्विड का सरफेस इनबिल्ट ऐसे टाइट रहता है, उसके पेट में हमेशा ही दर्द रहता है, वो ऐसे टाइट है हमेशा। तो मैंने कहा अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, इसी कपड़े पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो उसके लाइन के राइट साइड के मॉलिक्यूल इस लाइन को इधर खींचेंगे और लेफ्ट साइड वाले मॉलिक्यूल इधर खींचेंगे। मान लीजिए रबर का टुकड़ा है, रबर की शीट है जिसको हमने खींच के टाइट कर रखा है, उसमें मैंने एक पेन से लाइन बना दी, पेन से लाइन के एक मॉलिक्यूल अपनी साइड खींचेंगे, दूसरे मॉलिक्यूल अपने साइड। समझो कि लिक्विड का सरफेस भी ऐसे ही बिहेव करता है। तो हमने कहा कि लाइन के एक साइड के मॉलिक्यूल इस पर अगर फोर्स एफ लगाएंगे, दूसरे साइड भी फोर्स एफ लगाएंगे, नेट फोर्स 0 है, तो लाइन कहीं जाएगी नहीं, लेकिन फोर्स लग रहा है। तुमने कहा सर जब लाइन कहीं जा ही नहीं रही है तो हमें कैसे पता फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये तो आप कह रहे हैं कि फोर्स बैलेंस हो गया, अगर लाइन आगे या पीछे जा रही होती तो हम मानते। तो मैंने कहा एक ब्लेड ले लो, और ये एकदम स्ट्रेच्ड है, इसको यहां ब्लेड से ऐसे कट करो, ब्लेड से ऐसे कट करो, ऐसे ब्लेड लो और टक ऐसे थोड़ा सा इस पे कट मार दो। जैसे ही कट करोगे तो देखोगे टक से ये होल बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड के मॉलिक्यूल अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, और ब्लेड से कट करने पर तुमने मॉलिक्यूल्स के बीच का बैलेंसिंग फोर्स
काट दिया, तो एक साइड के मॉलिक्यूल इस लाइन को अपनी तरफ ले जाएंगे, दूसरे साइड के मॉलिक्यूल अपनी तरफ ले जाएंगे, जो आपस में बैलेंस हो रहे थे वो रुक जाएंगे। समझ गए क्या? जैसे टग ऑफ वॉर में एक टीम अपनी तरफ खींच रही है, दूसरी टीम अपनी तरफ खींच रही है, और कोई टीम जीत नहीं रही है, तो तुम ये थोड़ी ना बोलोगे कि खींच ही नहीं रहे हैं। अगर बीच में रस्सी कट कर दो तो देखो एक टीम इधर गिर जाएगी, एक टीम इधर गिर जाएगी, तो तुम कहोगे खींच तो रहे थे। ऐसे ही यहां पे इमेजिन करना है कि अगर दो लोग आपस में खींच रहे हैं तो बीच की लाइन आपको बैलेंस जरूर दिख रही है। एक बलून के सरफेस पे पेन से एक हल्के से लाइन ड्रॉ कर दो, फोड़ना नहीं बलून, हल्के से लाइन ड्रॉ कर दो, तो लाइन के दोनों तरफ के मॉलिक्यूल अपनी अपनी तरफ खींच रहे होंगे। अगर उसको ब्लेड से कट करोगे तो बलून फूट जाएगा और ये लाइन ऐसे वहां पे ही एकदम होल बड़ा हो जाएगा। तो आप समझ गए कि फोर्स तो लग रहा है। तो दूसरा चीज हमने बोला, फोर्स ऑन अ लाइन ऑन लिक्विड सरफेस। अगर लिक्विड सरफेस पे कोई लाइन हो तो उस लिक्विड सरफेस पे लगने वाले लाइन पर जो फोर्स लगेगा वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन होगा। हमने कहा सर ये कहां से कंक्लूजन निकाल दिया आपने कि लेंथ के प्रोपोर्शनल होगा? मैंने कहा देखो ये लाइन के राइट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल है उतने ही लेफ्ट में है, लेकिन अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन ली और 1 सेंटीमीटर के राइट में मान लो 100 मॉलिक्यूल है, हर मॉलिक्यूल अगर F1 फोर्स लगाएगा तो 100 F1 लगेगा। लेकिन लाइन का लेंथ अगर बढ़ा के 2 सेंटीमीटर कर दे तो 1 सेंटीमीटर के राइट में 100 मॉलिक्यूल है, तो 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे तो 200 मॉलिक्यूल होंगे। अगर हर मॉलिक्यूल F1 लगाएगा तो 200 F1 लगेगा। अगर 3 सेंटीमीटर की लाइन बना देंगे तो उसके राइट में 300 मॉलिक्यूल आ जाएंगे। कुछ समझ गए? एक लाइन के साइड में जितने मॉलिक्यूल है सब अपना अपना फोर्स लगा के इस लाइन को खींच रहे हैं। तो जितनी लंबी लाइन होगी उतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स इस लाइन को खींचेंगे, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ लाइन हो गया। अगर फोर्स ऐसे प्रोपोर्शनल में आ गया तो कोई ना कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगेगा, जिसको हम इक्वल टू लगाएंगे और इक्वल टू लगा के यहां टी लिख देंगे और यहां एल लिख देंगे। और ये जो टी जो प्रॉपर्टी है उसको ही हम लोग सरफेस टेंशन के नाम से जानेंगे। टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो अभी मैंने इसको न्यूमेरिकली भी डिफाइन कर दिया, सरफेस सरफेस लिख रहा था मैं, न्यूमेरिकली भी डिफाइन कर दिया और इसको लॉजिकली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी मॉलिक्यूल के पेट में दर्द है, वो चाहता है सरफेस कम हो जाए, इसलिए सरफेस को ऐसे समेटने की कोशिश करेगा। तो हर मॉलिक्यूल, जैसे एक बलून का मटेरियल को, फुग्गे को फुला के बड़ा बना दिया, तो बलून क्या और एक्सपैंड अपने आप होना चाहता? नहीं, उसको मौका मिले तो गैस बाहर निकाल के अपने शेप को वापस श्रिंक करना चाहेगा, छोटा होना चाहेगा। तो उसका सरफेस एरिया हमेशा क्या चाहता है? डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। लेकिन वो प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी है, हम लोग इस प्रॉपर्टी को सरफेस टेंशन कह रहे हैं, लिक्विड में जो आ रहा है। इसीलिए किसी भी लिक्विड ड्रॉप का जो वो शेप है वो स्फेरिकल होता है, क्योंकि गिवन वॉल्यूम में मिनिमम एरिया स्फीयर का होता है। तो अगर मैंने बोला 5 ml का लिक्विड ले लिया या 2 ml लिक्विड ले लिया, अब 2 ml लिक्विड को मिनिमम, मतलब वॉल्यूम फिक्स है, इसको मिनिमम एरिया पे रखो, तो आप क्यूबिकल नहीं बनाएंगे, आप हमेशा स्फेरिकल बनाएंगे। स्फेरिकल एरिया गिवन वॉल्यूम के लिए मिनिमम एरिया होता है, तो इसीलिए कोई भी ड्रॉप स्फेरिकल वॉल्यूम में रहना चाहती है। चलिए खैर, एक एग्जांपल और देखिए और इससे पता चलेगा कि सरफेस टेंशन मिनिमाइज करने का टेंडेंसी होता है। ये एक फ्रेम है, प्लास्टिक का फ्रेम हमने लिया, इस फ्रेम में चारों तरफ देखिए ऐसे बॉर्डर बना हुआ है और बीच में एक पिन या छोटी सी मेटल की रॉड हमने रख दी। फिर इस फ्रेम को मैंने लेके एक सोप सोल्यूशन में, सोपी सोल्यूशन लिखा है, सोप का बना हुआ, सर्फ का बने हुए सोल्यूशन में डुबो के बाहर निकाला, तो आप देखिए ऐसे सोप फिल्म बन जाती है। और ये सोप फिल्म वैसी है जिसको फूंक के आप सोप बबल बनाते हैं। इसमें एक साइड में हाथ भोंक के मैंने एक साइड की फिल्म को ब्रेक कर दिया, देखिए हाथ लगाया, फिल्म ब्रेक हो गई। ब्रेक होते ही फिल्म ने अपने सर्फ, जो बच गई फिल्म, वो सरफेस टेंशन की वजह से अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहती है, और मिनिमाइज करने के लिए उसने इस रॉड को फटाफट खींच लिया। कितना खींचा? आपने बोला जब तक पूरा सरफेस ही गायब नहीं कर दिया तब तक खींचा। मतलब इसकी भूख कभी शांत नहीं होती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि सरफेस एरिया आधा कर दिया तो सरफेस टेंशन आधा रह जाएगा या सरफेस टेंशन का फोर्स आधा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये एल लेंथ का रॉड है और इस पे फोर्स एफ लग रहा है, तो ये रॉड यहां पे था तब भी एफ लग रहा है, आगे गया तब भी एफ लग रहा है, आगे गया तब, वो फोर्स इस रॉड के लेंथ पे तो डिपेंड कर सकता है, लेकिन सरफेस एरिया कितना छोटा होता जा रहा है उस पे नहीं, क्योंकि ये भूख टेंडेंसी जो सरफेस एरिया मिनिमाइज करने की है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट भूख है। आप समझना, जैसे अगर ये इलास्टिसिटी होता
तो जैसे जैसे इसका एरिया कम होने लगता तो ये अपना ओरिजिनल शेप रीगेन करने लगता, तो इसकी फर्दर फोर्स लगाने की टेंडेंसी कम होने लगती, जैसे स्प्रिंग में होता है। स्प्रिंग को अगर 5 सेंटीमीटर स्ट्रेच करके छोड़ दो तो 5 से वापस आएगा तो फोर्स 5 के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन जब वापस आते आते 4 का स्प्रिंग रह गया, 4 स्ट्रेच्ड रह गया, तो फोर्स 4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जब 3 पे पहुंच जाएगा तो 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, 2 पे पहुंच गया तो 2 के। लेकिन सरफेस टेंशन का फोर्स लगने वाले के लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन लगने जो सरफेस की वजह से लग रहा है उस सरफेस एरिया के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करत है। यानी कि सरफेस एरिया कम होने से सरफेस टेंशन के फोर्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको ये एग्जांपल में दिखा कि सरफेस एरिया अपने आप कम होना चाहता ही है? भाई इसकी कोशिश ही है कि सरफेस एरिया कम हो जाए। चलिए, तो हमने कहा इसका मतलब है अगर ऐसे किसी फ्रेम को लेके मैं एक रॉड लगा के एक वेट को टांग दूं तो क्या ये मैकेनिक्स का सवाल नहीं बन सकता? बिल्कुल। ऐसे मैकेनिक्स के सवाल में अगर ये बैलेंस्ड हो तो बोला कि कोई इक्वेशन बताओ इसकी, तो आप कहेंगे इक्वेशन मतलब एबीडी बनाएंगे, एमजी लग रहा है नीचे और यहां पे टेंशन टी लग रहा है, ये जो भी है। तो मैंने यहां बोला यहां से जो फोर्स है वो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, ये सरफेस टेंशन का फोर्स है। हमने फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन लिख दिया, एफएसटी लिख दिया। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू एमजी फॉर बैलेंसिंग। एफ का वैल्यू हमने लिखा, ये जो रॉड का लेंथ है मान लो ये एल है। अब ये जो बीच में बनाया हुआ ये सोप सोल्यूशन है। अब यहां पे एक ऐसा पॉइंट बोल रहा हूं जो आपको अगर नहीं पता है तो आप थोड़ा चौंकेंगे। सोप सोल्यूशन ऐसे करके बाहर निकाला तो सोप में 2 सरफेस होते हैं, एक जो सामने से सरफेस दिख रहा है, अगर इस फ्रेम को 180 डिग्री ऐसे रोटेट कर दूं तो पीछे भी सोप सोल्यूशन होता है, मतलब इधर भी सोप सोल्यूशन है, इधर भी सोप सोल्यूशन है। सरफेस हमेशा उसको कहते हैं जहां पे लिक्विड यानी सोप, सोप मतलब लिक्विड, ये जो बीच में सोप का फिल्म बना हुआ है ये लिक्विड है। लिक्विड अगर एयर के कांटेक्ट में है तो उसको सरफेस कहते हैं। तो अभी ये जो ऐसा फ्रेम है, ये 3D में दिखा रहे ऐसा फ्रेम है, तो इसके इस साइड भी सोप सोल्यूशन है, मतलब इस साइड भी देखेंगे तो सोप और एयर है, और इस साइड से भी देखेंगे, पीछे से भी देखेंगे तो भी आपको सोप की फिल्म दिखेगी। यहां से इस रॉड को ऐसे बैलेंस कर रखा है। तो आप कहेंगे यार इसमें तो 2 सरफेस है, एक फ्रंट सरफेस है और एक बैक सरफेस है, और बीच में नेग्लिजिबल थिकनेस है। जो सोप का ये जो फिल्म है इसकी नेग्लिजिबल थिकनेस है, और दोनों साइड सरफेस है, दोनों सरफेस डिक्रीज करना चाहेंगे। तो इवन इफ ये रॉड की थिकनेस बहुत कम है तो भी इसके फ्रंट वाले सरफेस से एक फोर्स लगेगा T इंटू एल, और इसके बैक वाले सरफेस से भी एक फोर्स लगेगा T इंटू एल, और इस फ्रंट और बैक के बीच में ही सोप का थिकनेस होगा नेग्लिजिबल थिकनेस, लेकिन दोनों सरफेस है, दोनों सरफेस से फोर्स लगेगा तो टोटल फोर्स हो जाएगा 2TL इक्वल टू mg। TL लग रहा है फ्रंट फेस से और TL ही लग रहा है बैक फेस से, 2 फोर्स लगेंगे, 2 सरफेस है। तो हमारा आंसर हो गया, मतलब ये एक इक्वेशन बन गया। तो आपने कहा समझ में आ गया। अगर ये एक सरफेस होता, किसी तरह से एक ही सरफेस होता तो क्या फोर्स निकाल सकते थे? बिल्कुल, तब T इंटू एल इक्वल टू mg कर देते, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ सिलिंड्रिकल पिन ऑफ मास डेंसिटी सिग्मा इज जेंटली केप्ट ऑन वाटर सरफेस एज शोन इन द फिगर। ऐसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी पिन को जेंटली रख दे तो वो पिन पानी में डूबती नहीं है। ये बॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है कि सर हमने हाँ बॉइंट फोर्स में पढ़ा था या अपथ्रस्ट में पढ़ा था कि डूबे हुए पार्ट में पार्शियली डूबा रहता है। ये पिन आयरन की है, आयरन का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से बहुत ज्यादा होता है। ये बॉइंट फोर्स से वाटर में तैर नहीं सकता है, क्योंकि जब डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा हो लिक्विड की डेंसिटी से वो ऑब्जेक्ट डूबता ही डूबता है। तो ये पिन इसलिए नहीं तैर रहा कि ये पिन वाटर के अपथ्रस्ट से बैलेंस हो रहा है इसका वेट, ऐसा नहीं है। ये पिन इसलिए तैर रहा है क्योंकि सरफेस स्ट्रेच्ड है। अगर इस पिन को ऐसे वर्टिकल लेके यानी कि इसके नुकीले वाले हिस्से से लेकर पानी में अगर ऐसे भोंक दो मतलब पियर्स कर दो और फिर छोड़ दो तो पिन ऐसे डूबता चला जाएगा। ये तो सरफेस पे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि इसको जेंटली रखा था, और सरफेस टेंशन एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह है। जैसे ट्रैम्पोलिन के सरफेस पे हम खड़े हो जाएं तो ट्रैम्पोलिन ऐसे टाइट हो जाएगा और हमें अंदर यानी नीचे गिरने से रोकेगा। बिल्कुल इस डायग्राम में अगर इसको थोड़ा साइड से देखेंगे तो आपको ऐसे सरफेस जहां पे पिन रखा है वहां सरफेस ऐसे था, जहां पिन रखा वहां पे सरफेस थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ दिखेगा। तो आप कहेंगे ये सरफेस दब क्यों गया, यहां थोड़ा सा दब गया। तो दब क्यों गया? क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से 2 फोर्स लगेगा। मान लीजिए ये जो सिलिंड्रिकल पिन है इसका जो ऐसे वाला साइज है क्रॉस सेक्शन एरिया A है और इसका लेंथ L है। क्रॉस सेक्शन एरिया A है
और लेंथ L है, तो इसका वॉल्यूम ऑफ पिन हो गया A इंटू L। A इंटू L। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि ये थोड़ा सा ऐसे नीचे दब गया है, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस थोड़ा सा नीचे दब गया है। तो इस पूरे पिन को ऐसे सिलेंडर की तरह आपको बनाना है। ये मान लीजिए सिलेंडर है, तो वाटर सरफेस आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा सरफेस ऐसे टेढ़ा हो गया। कितना टेढ़ा हो गया है? थीटा एंगल टेढ़ा हो गया, ऐसे मान लेते हैं। यहां भी थीटा एंगल मान लेते हैं, यहां भी थीटा एंगल मान लेते हैं। तो हमने बोला कि ये जो सिलेंडर का लेंथ अगर L है, तो इसके कांटेक्ट में आने वाले लिक्विड की वजह से यहां पे जो फोर्स जनरेट होगा, यहां पे जो फोर्स जनरेट होगा वो T इंटू एल होगा इसी एंगल पे। यहां पर भी जो फोर्स जनरेट होगा वो T इंटू एल होगा। क्यों? क्योंकि सिलेंडर का लेंथ L है, तो उसके कांटेक्ट में आने वाले लिक्विड का लेयर का लेंथ भी L है और सरफेस टेंशन T है। तो यहां दोनों जगह सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स हुआ TL TL। TL का cos थीटा आपस में कट जाएगा, तो ऊपर की तरफ जो फोर्स बनेगा 2TL sin थीटा हो जाएगा। और ये फोर्स mg से बैलेंस करना है हमें, तो मैंने लिखा 2TL sin थीटा इक्वल टू mg। अभी mg का वैल्यू लिखेंगे 2TL sin थीटा। ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है, देखो जरा ध्यान से, और ये y डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस a है। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू y बाई a, लेकिन जब स्मॉल होता है तो tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू y बाई a। ये हम लोग कैलकुलेशन के लिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि ये एंगल बहुत ही स्मॉल है, और हमें कैसे पता बहुत स्मॉल है? लिखा हुआ है y इज मच लेस देन a। तो अगर बहुत ही छोटा होता है तो एसएचएम में एक बार पढ़ा था कि mg sin थीटा को थीटा और थीटा को x बाई एल लिख देते थे, वैसे ही sin थीटा और tan थीटा सब बराबर है, उसको y बाई ए लिख दिया। तो यहां sin थीटा की जगह लिखा y बाई ए इक्वल टू mg की जगह लिखा डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, मास mg। फिर L से L कैंसिल हो गया। क्वेश्चन पूछा सरफेस टेंशन बताओ, तो T का वैल्यू आया सिग्मा ए जी अपॉन 2 y बाई ए। ये हमारा आंसर हो गया। A इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया है सिलेंड्रिकल पिन का, और स्मॉल a इज द लेंथ डिस्टेंस जितना दिया हुआ है बीच में से किनारे तक का। ऑल राइट, तो इसको जरा चेक कर लेना क्वेश्चन को हमने जो किया, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, और ये सरफेस टेंशन इंटू y बाई ए। वाई ये वाला डिस्टेंस है जो गिरा, y ये डिस्टेंस है, और a ये वाला डिस्टेंस। तो tan थीटा इक्वल टू y बाई हो गया, लेकिन एंगल वेरी स्मॉल है क्योंकि y मच लेस देन a दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक सवाल कर लिया हमने। एक क्वेश्चन और देखिए, यहां लिखा है देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन, ऑन इट अ थ्रेड इज प्लेस्ड इन फॉर्म ऑफ अ लूप, द फिल्म इज पियर्स्ड इनसाइड द लूप एंड थ्रेड बिकम्स सर्कुलर ऑफ रेडियस आर। देखो जरा, देयर इज अ हॉरिजॉन्टल फिल्म सोप सॉल्यूशन। मान लो एक स्क्वायर या किसी भी शेप के फ्रेम में, अभी जैसे एक फ्रेम में हमने सोप सॉल्यूशन बना लिया था, उसके अंदर एक टेढ़ा मेढ़ा लूप रख दिया, तो ये सोप सॉल्यूशन पहले से है पूरा, उसके ऊपर एक क्लोज्ड लूप रख दिया धागे का। फिर मैंने इसके बीच के हिस्से की फिल्म को पिन से फोड़ दिया। आप अगर बीच की फिल्म को फोड़ दें तो साइड साइड की फिल्म बच जाएगी, और साइड की फिल्म अपने आप के सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने के लिए इस लूप को चारों तरफ से ऐसे खींचेगी। तो ये फ्रेम आपको ऐसे ही दिखेगा, लेकिन ये जो बीच की लूप है ये सर्कुलर हो जाएगी, और सर्कुलर होके चारों तरफ से, क्योंकि बराबर फोर्स लग रहा है तो सब जगह से शेप एक जैसा हो जाएगा, तो ये ऐसे टाइट हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहां इस धागे में एक्स्ट्रा टेंशन जनरेट हो जाएगा, टेंशन इन द थ्रेड। इस थ्रेड के टेंशन को हमने F लिख दिया, मान लो टेंशन इन द थ्रेड F, यही पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ लो। देन द टेंशन इन द थ्रेड विल बी। तो मैंने ऐसे करा कि अगर हम इसको, वैसे तो कई मेथड है लेकिन एक सिंपल तरीके से करते हैं, कि मान लीजिए यहां पे एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया एंगल थीटा का, छोटा सा टुकड़ा ले लिया एंगल थीटा का, और यहां पे टेंशन जनरेट हो गया F, तो यहां पे भी टेंशन जनरेट हो गया F। तो यहां देखो छोटा सा टुकड़ा लिया है थीटा का, और ये थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल,
इसका रेडियस r है, इस यहां पे फोर्स लगा F, यहां पे टेंशन T का फोर्स लगा F, और सरफेस टेंशन T की वजह से एक ये जो फिल्म है ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रही है, तो यहां सरफेस टेंशन खींच रहा है। तो मान लीजिए छोटा सा लेंथ अगर dl है तो यहां से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा T dl, ये वाला आर्क का लेंथ हमने dl मान लिया, ये dl है, तो सरफेस टेंशन फोर्स लगाएगा T dl, और यहां पे टेंशन का वैल्यू F है, तो धागे में टेंशन F है, तो धागे का टेंशन FF इधर लगेगा। ऐसे टेंजेंट बना दिया और यहां बीच में से लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये एंगल पूरा d थीटा था, मतलब आधा एंगल हो गया d थीटा बाई 2, तो यहां पर भी एंगल हो जाएगा d थीटा बाई 2 और यहां पर भी एंगल हो जाएगा ज्योमेट्री से d थीटा बाई 2। तो टेंशन का एक कंपोनेंट cos d थीटा बाई 2 cos d थीटा बाई 2 ऐसे उधर उधर कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा 2f sin d थीटा बाई 2। अब यहां वैल्यू लिख रहा है, तो सेंटर की तरफ फोर्स हुआ T dl, और सेंटर की तरफ फोर्स, सेंटर से बाहर की तरफ फोर्स हुआ T dl, और सेंटर की तरफ F फोर्स, ये जो F टेंशन की वजह से फोर्स हुआ 2f sin d थीटा बाई 2, 2f sin d थीटा बाई 2। हमने पढ़ा था एंगल अगर स्मॉल होता है तो साइन हटा देते, साइन थीटा ही थीटा होता है, तो यहां लिख दिया T dl इज इक्वल टू 2f d थीटा बाई 2। अब 2 से 2 कट गया, d थीटा आ गया, तो ये जो dl होता है, dl ये जो लेंथ होता है आर्क का लेंथ, वो आर डी थीटा ही होता है, तो यहां आर डी थीटा लिख दिया, तो T इंटू आर डी थीटा इक्वल टू एफ डी थीटा। एफ डी थीटा कट गया, तो आप इसको सॉल्व करें तो एफ का वैल्यू आया T इंटू आर, ये हमारा आंसर है। तो आंसर हो गया T इंटू आर। यहां पे 2TR क्यों लिखा? क्योंकि यहां पे दो सरफेस है, ये सोप फिल्म है, सोप फिल्म में हमेशा दो सरफेस होते हैं, और दो सरफेस होने की वजह से ये 2DL 2TDL 2TDL लिख देंगे, तो T इंटू 2R ऐसे हो जाएगा, 2RT। जरा देख लो एक बार और बताते, ये पूरे में सोप फिल्म था, इसमें एक छोटा सा लूप अटकाया, अटका के यहां बांध दिया और यहां बीच में फोड़ दिया, फोड़ते ही साइड साइड का फिल्म रह जाएगा, और साइड का फिल्म ऐसे बाहर की तरफ खींचेगा, जैसे बाहर की तरफ खींचेगा पूरा लूप का ये वाला फिल्म अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर रहा है, अंदर वाला तो फिल्म फोड़ दिया हमने, तो साइड वाला फिल्म अपने आप को मिनिमाइज करेगा, तो इस पूरे लूप को अपनी तरफ ऐसे बाहर की तरफ खींचेगा, तो ये लूप ऐसे एक्सपैंड होगा और सर्कल बन जाएगा। अभी भी खींच रहा है, तो चारों तरफ से इस धागे को बाहर की तरफ खींच रहे हो तो धागा टाइट हो जाएगा, इसमें एक टेंशन आ जाएगा, उस टेंशन का वैल्यू हमने बोला टेंशन इन द थ्रेड इज F। तो मैंने इसके एक छोटे से टुकड़े का FBD बनाया, इस छोटे से टुकड़े का FBD बनाया, कितना एंगल है? D थीटा। तो अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहां आधा आधा D थीटा बाई 2 D थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो T F cos D थीटा बाई 2 और F cos D थीटा बाई 2 आपस में कट जाएंगे, तो F sin D थीटा बाई 2 और F sin D थीटा बाई 2 ये जो कंपोनेंट है ये सेंटर की तरफ आ जाएंगे, और 2TDL, 2 इसलिए लिखा क्योंकि सोप में दो सरफेस है, एक फ्रंट और एक बैक, दोनों सरफेस का सरफेस टेंशन का फोर्स मिला के 2TDL। तो यहां ऐसे सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट और देख लो। अभी अभी मैंने बोला कि सरफेस टेंशन में लिक्विड के सरफेस के मॉलिक्यूल रोते रहते हैं, वो कहते हैं यार मेरी सरफेस एनर्जी बड़ी ज्यादा हो रही है। तुम कहोगे क्यों ज्यादा हो रही है, तो बोलेगा सरफेस पे मॉलिक्यूल बैठा है तो सब लोग नीचे खींच रहे हैं, जबरदस्ती टांगे खींच रहे हैं, तो हमारा कंफर्टेबल लेवल कम हो गया, यानी हम अनकंफर्टेबल हो गए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो यहां पे एक एनर्जी possessed by surface due to surface tension, तो एनर्जी possessed by liquid surface due to its surface tension। इस सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला T इंटू ए, ये आप याद कर लीजिए। T है सरफेस टेंशन और A है किसी भी समय का लिक्विड का एरिया। जैसे एक सवाल पूछते हैं, मान लीजिए अभी इस लिक्विड का सरफेस एरिया A1 है, तो मैंने पूछा इसका सरफेस एनर्जी कितना है, इतना एरिया A1 है, तो आप बोलेंगे इतना एरिया सोप फिल्म है, अगर ये
सोप फिल्म का मतलब हमेशा बोलो डबल सरफेस, तो इसकी सरफेस एनर्जी हो जाएगी T इंटू 2A1। अब देखो 2A1 इसलिए लिखा क्योंकि फ्रंट सरफेस एरिया A1 है और बैक में भी सरफेस एरिया A1 होगा, तो 2A1 सरफेस एरिया। एक और तरीके से इसको करते हैं, अगर मैं कहता हूं इसको फोर्स लगा के, यहां कोई फोर्स लगाया और इसको पुल कर दिया, पुल्ड बाय x, इसको कितना डिस्टेंस पुल कर दिया, x डिस्टेंस पुल कर दिया, मान लो ये लेंथ L, तो हमने कहा फाइंड वर्क डन। अब देखना ध्यान से, मैं इसको दो तरीके से करता हूं, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए एक तरीका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो वर्क डन का सवाल पूछ लिया, फोर्स का वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला, सरफेस टेंशन अगर T है तो यहां से वापस की तरफ लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा T इंटू एल, लेकिन पीछे वाला सरफेस एरिया भी फोर्स लगा रहा होगा T इंटू एल, तो टोटल फोर्स लगेगा 2TL। डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया x, तो टोटल वर्क डन हो गया 2TLx। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी भी लिख सकते हैं, तो इस फॉर्मूले से करते हैं, क्योंकि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी हमें पता है, चेंज इन सरफेस एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी नहीं, इसको स्लोली खींच के x डिस्प्लेस किया। तो अभी इसका सामने से दिखने पर एरिया A1 है और इसका लेंथ L को x डिस्टेंस आगे ले जाएं तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, तो आपको बोलेंगे ये जो एरिया इंक्रीज होगा ये Lx इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे जो फाइनल सरफेस एनर्जी है उसमें से इनिशियल माइनस कर रहे हैं, फाइनल है T इंटू एरिया A। अब एरिया में डबल लिखना है क्योंकि आगे का भी सरफेस एरिया है और पीछे का भी है, तो A1 प्लस Lx इंटू 2 माइनस T इंटू A1 इंटू 2। पहले था T इंटू 2A1, T इंटू 2A1 और बाद में है T इंटू 2A1 प्लस Lx। तो अगर इसको आप थोड़ा सॉल्व किए करें माइनस करके, तो A1 से A1 वाला टर्म कट गया तो आंसर आया 2TLx। तो आप बोलेंगे देखो वर्क डन का आंसर आएगा 2TLx, ये चेंज इन सरफेस एनर्जी करके निकाला और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके निकाला तो भी 2TLx आया। तो यहां पे हमने ये बात करी कि आप अगर किसी भी सवाल में सरफेस एरिया इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो किस एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए करनी पड़ेगी, सरफेस एनर्जी को। फिर से सुनो, अगर हमने बोला था कि ये सोप सोल्यूशन इतना बड़ा है, अगर इस रॉड को छोड़ दे तो ये रॉड अपने आप अंदर भागने लगेगी, तो ये रॉड अंदर भाग रही है, तो हमने कहा रॉड के पास जो काइनेटिक एनर्जी वो कहां से आ रही है, तो आप बोलेंगे सरफेस जो डिक्रीज कर रहा है उससे सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्योंकि सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला T इंटू ए है। तो जैसे जैसे सरफेस छोटा होता जाएगा तो जो भी लॉस इन सरफेस एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी बन सकती है। खेल थोड़ा थोड़ा समझ गए कि स्ट्रेस्ड सरफेस पे कितना सरफेस एनर्जी है, T इंटू ए। अगर किसी ने बोला एक लिक्विड के सरफेस एरिया को A1 से बदल के A2 कर दो, जैसे इस रॉड को खींच के एरिया A1 से बढ़ा के A2 कर दे, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसके लिए दो तरीके हो गए। एक तरीका अगर फोर्स पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो, या फिर आप पहले वाला एरिया निकालो उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करो TA1 हो गया, दूसरा सरफेस एरिया निकालो उसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई करो TA2 हो गया, और फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो सरफेस एनर्जी का चेंज भी वर्क डन आ जाएगा। जैसे इस सवाल में ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सवाल है, लिखा सरफेस टेंशन T ऑफ अ सोप सोल्यूशन। याद देगा ना, सोप सोल्यूशन यानी डबल सरफेस, तो जो भी है डबल सरफेस बोलना है। बोल रहे डिटरमाइन अमाउंट ऑफ वर्क इन ब्लोइंग अ सोप बबल फ्रॉम डायमीटर D टू डायमीटर 2D। डायमीटर D मतलब सरफेस एरिया है, वैसे तो 4πr² होता है लेकिन हम लोग πd² कर देंगे, आप समझे ना, 4πr², तो 4r² की जगह d² लिख देंगे, d²। तो यहां पे इनिशियल एरिया हो गया πd² इंटू 2 कर दिया क्योंकि डबल सरफेस होता है, और बाद का एरिया हो गया π4d² इंटू 2 कर दिया क्योंकि डबल सरफेस होता है। तो हमने बोला इनिशियल सरफेस एनर्जी इक्वल, देखो सोप सोल्यूशन बड़ा कर फूक रहे हैं, सोप सोल्यूशन बड़ा हो रहा है तो हमको मेहनत करनी पड़ रही है। सोप सोल्यूशन को बड़ा करने में कहां मेहनत लगेगी, आप सोप सोल्यूशन मतलब सोप का बबल है, सोप बबल समझो क्या होता है, सोप बबल जो होता है उसमें डबल सरफेस कहां होते हैं सर, जो ऊपर का सरफेस है वही तो सरफेस होता है, नहीं, सोप बबल के अंदर क्या होता है सर, सोप बबल के अंदर एयर होती है, और सोप बबल के सरफेस पे क्या होता है, सोप बबल के सरफेस पे सोप का लिक्विड सोल्यूशन होता है, लिक्विड होता है, और फिर बाहर क्या होता है, बाहर भी एयर होती है। तो कितनी जगह पर लिक्विड और एयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, आप कहेंगे
अंदर वाला जो सरफेस है उसमें भी एयर है और फिर लिक्विड है, और बाहर एयर है और लिक्विड है, तो लिक्विड और एयर के दो सरफेस कांटेक्ट हो गए। तो इसी तरीके से आपको सरफेस कांटेक्ट रीड कर रहे हैं। तो T इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू डबल एरिया, और फाइनल सरफेस एनर्जी हो गया पाई 4d स्क्वायर, क्योंकि डबल कर दिया ना डायमीटर, 4d स्क्वायर इंटू डबल एरिया। ये डबल एरिया अंदर बाहर है, इसलिए अगर ये लिक्विड सोल्यूशन होता, लिक्विड का ड्रॉप होता, लिक्विड ड्रॉप, तो इसको डबल नहीं करते, अभी वो भी कर लेंगे। वर्क डन इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक, एक सवाल और देखो, लिखा है अ स्फेरिकल ड्रॉप, ये लिक्विड ड्रॉप है, लिक्विड यानी पानी की बूंद, स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज कन्वर्टेड इनटू 1000 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप। 1000 जो ड्रॉप्स हम बना रहे हैं वो एक बड़ी ड्रॉप से, एक बड़ी ड्रॉप पे ऐसे हथौड़ा मारो, फचक, पानी फैल गया, छोटी 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 बहुत सारी बूंदें बन गई। तो आपने बोला एक बड़ी बूंद थी, ऐसे पानी में ऐसे में टक्कर मारी ऐसे हथौड़े से, 50 बूंद यानी 1000 बूंद बन गई। तो आपने कहा एक बड़ा ड्रॉप से छोटे 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 1000 ड्रॉप्स बना रहे हैं। तो बड़ा ड्रॉप का रेडियस आर है और छोटे ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर है, तो क्या छोटे ड्रॉप का रेडियस निकाल सकते हैं? आप कह देंगे वॉल्यूम कंजर्व कर देते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसमें जितना पानी है उसका वॉल्यूम आ गया, और ये जो ड्रॉप्स है 1000 है, 1000 ड्रॉप्स, तो ये 1000 ड्रॉप्स इंटू एक ड्रॉप 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब की है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर इक्वल टू 10 इंटू स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई 10 हो जाएगा। यानी नई जो ड्रॉप बनेगी वो पुरानी ड्रॉप से 10 टाइम्स छोटे रेडियस की है। बहुत अच्छे, तो ये नया रेडियस आ गया। अब मैं कहता हूं इसका जो एरिया था वो कितना था, आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो एक ड्रॉप का एरिया कितना, आप कहेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये कितनी ड्रॉप्स हैं, ये 1000 ड्रॉप्स है, यानी टोटल एरिया फाइनल कितना हो गया, ये इनिशियल एरिया हो गया 4 पाई, एक ड्रॉप है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये स्मॉल आर की 1000 ड्रॉप्स है, तो 1000 इंटू 4 पाई, और आर की जगह लिखा कैपिटल आर बाई 10, आर स्क्वायर बाई 100। तो हमने यहां लिखा 10 इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 10 गुना एरिया हो गया। तो वर्क डन होता है, पूछा है ना फाइंड चेंज इन सरफेस एनर्जी, वर्क डन नहीं पूछा। चेंज इन सरफेस एनर्जी इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल एनर्जी को लिखा 10 इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू टी माइनस 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी। तो आंसर आया 9 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, 36 पाई आर स्क्वायर टी। चेंज इन सरफेस एनर्जी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सरफेस टेंशन में टी इंटू सरफेस एरिया करेंगे तो सरफेस एनर्जी आ जाएगा। तो कभी भी किसी लिक्विड ड्रॉप को बड़ा या छोटा करने में जो एनर्जी चेंज है उसको वर्क डन में भी पूछ सकते हैं, और उसको चेंज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन सरफेस एनर्जी के फॉर्म में भी पूछ सकते हैं।